आप देख रहे हैं द वोल न्यूज। आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अफजल आलम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी को लेकर जिस तरह पूरे देश में थू-थू हो रही है, तो अब वहीं विदेश में भी जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसा जा रहा है, फजीहत की जा रही है। जी हां, आपको बता दें कि जर्मनी सरकार के नुमाइंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का खंडन किया और जबरदस्त शब्दों में मुखालफत किया, पुरजोर तरीके से विरोध किया कि एक चुने हुए, लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए एक प्रदेश के, एक सूबे के मुख्यमंत्री को इस तरह से गिरफ्तार करना नाकाबिले बर्दाश्त है। और साथ ही उन्होंने ये भी याद दिलाया कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहलाता है। तो क्या एक लोकतांत्रिक देश में ऐसे ही होता है? ये सवाल पूछा है जर्मनी सरकार के नुमाइंदे ने। मैं चाहूंगा आपको बस छोटा सा क्लिप दिखाऊं कि किस तरीके से भारत की फजीहत पूरी दुनिया में हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं अब की बार 400 पार और खुद को 56 इंच वाला प्रधानमंत्री बताते हैं। तो क्या वो इतना चुनाव आते ही क्या 400 पार पाने की ऐसी जिद है, ऐसी सनक है, ऐसी हवस है कि वो इस तरीके से किसी प्रदेश के चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करवाते हैं? और तो और देखिए विदेश में किस तरीके से फजीहत हो रही है, वो जरा देखिए। Den Fall zur Kenntnis genommen. Indien ist ein demokratisch verfasstes Land und wir gehen davon aus und erwarten, dass die Standards in Bezug auf die Unabhängigkeit von Justiz und demokratischen Grundprinzipien auch in diesem Fall Anwendung finden werden. Und wie jeder Beschuldigte hat Herr Kejriwal Anspruch auf ein faires, unvoreingenommenes Verfahren. Das schließt ein, dass er von allen bestehenden Rechtsmitteln ohne Einschränkung Gebrauch machen kann. Und die Unschuldsvermutung ist ein zentrales Element der Rechtsstaatlichkeit und muss für ihn gelten. जी हाँ दोस्तों, तो अभी तक राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी और तमाम जो देश के दिग्गज विपक्षी नेता हैं, वो सड़क पर उतर के संघर्ष कर रहे हैं कि ये जिस तरह से गिरफ्तारी की गई है वो नाकाबिले बर्दाश्त है, इसे कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्योंकि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री अपने पद पर हो और उससे गिरफ्तार किया गया हो। अभी कुछ दिन पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी गिरफ्तार किया गया था, हालांकि उन्होंने अपने पद से पहले इस्तीफा दे दिया, फिर उसके बाद उसकी गिरफ्तारी की गई। और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी ने तो ये तक कह दिया कि भारत में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। आखिर कैसे डेमोक्रेसी है, कैसी आजादी है, कैसा लोकतंत्र है, जहां पे जो मुख्य विपक्षी दल है उसके अकाउंट को, उसके खाते को सीज कर दिया जाता है, फ्रीज कर दिया जाता है और 200 से ज्यादा करोड़ रुपए को सीज कर दिया गया है। ये बहाना बताते हुए कि भाई ये जो आईटी नियम का उल्लंघन किया गया है। और राहुल गांधी ने ये दावा किया कि सिर्फ और सिर्फ मामला 14 लाख रुपए का था। अब सोचिए 14 लाख रुपए के मामले की अनियमितता को लेकर 200 करोड़ से ज्यादा का पेनाल्टी मार दिया गया है कांग्रेस पार्टी पर। राहुल गांधी ने तो ये तक दावा किया कि हम टिकट तक नहीं खरीद सकते रेलवे का। कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने के पैसे तो दूर की बात है, रेलवे का टिकट तक नहीं खरीद सकते। इस तरीके से कांग्रेस के पास क्राइसिस हो गया है फंड का, उनका पैसा लेकिन सरकार ने फ्रीज कर दिया है। एक महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। आप सोचिए, आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, होता क्या है? एकदम खत्म हो जाता है। अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है। एक महीने पहले यह हुआ और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने चूं तक नहीं कहा। सब ड्रामा देख रहे हैं। 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते। हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते। और क्यों? 14 लाख रुपए 7 साल पहले 14 लाख रुपए का इशू है और 200 करोड़ रुपए का फाइन और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। जब इनकम टैक्स, ये दिखाना मुझे जरा, सॉरी क्या 200 करोड़, जब इनकम टैक्स, साफ इनकम टैक्स की जो
एक्ट है, साफ कहता है कि ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए का फाइन लगेगा। तो यह है हिंदुस्तान का लोकतंत्र। और दूसरी ओर अन्ना हजारे जो कि गुरु माने जाते थे और उन्हें 2011-12 में किस तरीके से आरएसएस की जो मीडिया थी, जो गिद्ध मीडिया और गोदी मीडिया थी, उन्होंने क्या नारा दिया था? अन्ना आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के ऊपर क्या कहा है वो आप खुद सुनिए। शुरू में ये कहा था, शराब के बारे में अच्छी बुरी कहना अलग बात है। हमारा काम शराब की नीति बनाने का नहीं। शराब बुरी है ये छोटा बच्चा से बड़ा आदमी तक जानता है। तो शराब की नीति बनाना अच्छी और बुरी है, लेकिन शराब को छोड़कर जो कुछ करना, ये मैंने उसको आने कई बार बताया था। लेकिन उन्होंने शराब की नीति तय किया, नई शराब की नीति, और उस नीति में ज्यादा पैसा मिलेगा ये सोचकर वो नीति बनाई है। तो मैंने इसके बारे में 2 बार लेटर लिखा। मुझे बहुत दुख हुआ कि अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था, और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिसका मुझे दुख हुआ। लेकिन करेगा क्या, सत्ता के सामने कुछ नहीं कर सकता। आखिर उसको जो अरेस्ट किया गया, अटक हुआ, वो उनकी कृति से हुआ। हम ये बातें नहीं करते तो अटक होने का कोई संभव नहीं था। तो जो अटक हुआ है, अभी कानून के तौर पर जो होगा वो होगा, वो सरकार देखेगी, वो सोचेगी। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने आपने सुना। जी हाँ, ये अन्ना हजारे हैं जो आए थे राजनीति को साफ करने और ये बताने के लिए भाई कि लोकपाल लाएंगे। पिछले 10 साल से इनके मुंह को ऐसे सील दिया गया है, ऐसे सील दिया गया है जैसे मान लो फेविकॉल भी से भी कोई बड़ा गोंद जो होता है वो लगा दिया गया हो इनके होठ पर। और इनकी जुबान तभी खुलती है जब विपक्षी दल के नेता के साथ कुछ होता है, जब वहां पे आवाज नहीं बुलंद करना होता बल्कि उनके ही विरोध में बोलना। तो ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल कभी मेरा बात ही नहीं मानता था, जो होगा कानून के साथ करेगी। ये कह रहे हैं अन्ना हजारे जो उनके गुरु खुद को बताते थे, अरविंद केजरीवाल उनके शिष्य बताते थे। ये देखिए अन्ना हजारे, वही अन्ना हजारे जो मणिपुर में महिलाओं के साथ किस तरीके से बर्बरता होती है तब वो खामोश रहते हैं, मौन रहते हैं, चुपचाप रहते हैं। पहलवान बेटियों के साथ क्या होता है तब वो चुप्पी साधे रहते हैं। 700 से ज्यादा किसान शहीद हो जाते हैं तब वो चुप्पी साधे रहते हैं। वही अन्ना हजारे अभी आए हैं बोलने के लिए और अरविंद केजरीवाल को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल का जो मामला है वो कोर्ट में है। उन्हें 28 मार्च तक के लिए सरकार 28 मार्च तक उनको जेल में रहना होगा। 28 मार्च तक अरविंद केजरीवाल को अब जेल में ही रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होगी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या इस तरीके से नरेंद्र मोदी देश में चुनाव कराना चाहते हैं? वरिष्ठ पत्रकार आरफा खानम ने कहा कि अगर ऐसे ही 400 पार लाना है तो फिर चुनाव कराने की जरूरत क्या है, जब एक के बाद एक विपक्षी नेताओं के घरों पर ईडी की कार्रवाई होगी, सीबीआई का रेड होगा, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, चाहे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो या अरविंद केजरीवाल हो या फिर इसके बाद और कोई विपक्षी दल के नेता। अगर
एक कल्पना करके देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल भी, आपको याद है हेमंता बिस्वा शर्मा, असम के मुख्यमंत्री जो कि पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, उनके खिलाफ बुकलेट जारी किया था इसी भारतीय जनता पार्टी ने, अमित शाह ने। कितना बड़ा भ्रष्टाचारी ये आदमी है, ये नेता है। जब वो कांग्रेस में थे, जैसे ही बीजेपी में वो शामिल हुए, वो धुल करके साफ हो गए। आपको याद होगा शुभेंदु अधिकारी, जो भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल में लीडर ऑफ अपोजिशन है, विपक्षी दल के नेता हैं, वो भी टीएमसी में हुआ करते थे, ममता बनर्जी की पार्टी में। उनके खिलाफ भी भाजपा ने सीडी जारी किया था, लेकिन जब वो भाजपा में शामिल हो गए, उनका पाप धुल गया। ऐसे ही कई उदाहरण, फेरिस्त लंबी है, जिनके ऊपर भी गाज गिरता है, ईडी सीबीआई का रेड पड़ता है, वो भाजपा में शामिल होते हैं, वो साफ हो जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले पूरी भाजपा पड़ी हुई थी, अशोक चौहान जो कि कांग्रेस के दिग्गज और कद्दावर नेता थे, और वो जो है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे। जैसे ही भाजपा में शामिल हुए, दूसरे दिन उनका क्या हो जाता है, वो भाजपा की ओर से राज्यसभा के लिए नॉमिनेट हो जाते हैं और उनके ऊपर से पाप खत्म हो जाता है। ऐसे ही अजीत पवार, छगन भुजबल, कई नाम है, फेरिस्त बहुत लंबी है। तो सवाल यही कि अगर क्या अरविंद केजरीवाल ने घुटने टेक दिए होते, अरविंद केजरीवाल भाजपा से हाथ मिला लिए होते, अरविंद केजरीवाल जाकर एनडीए गुट में जाकर बैठ जाते, इंडिया गठबंधन में नहीं होते, तो क्या वो जेल में होते या आज कहां होते? आप जरूर कमेंट कर बताइएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।